हेलो दोस्तों, कौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। संसद से रिलेटेड एमसीक्यू वाला ये तीसरा वीडियो है। ये तीनों वीडियो में लगभग पूरा लेजिस्लेटिव कंप्लीट हो जाता है। ये तीनों वीडियो अच्छे से और 2-3 बार देख लीजिए, आपका लगभग लेजिस्लेटिव से आने वाला पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। ठीक है? एक तरफ तो वित्त से संबंधित प्रावधान दिए हैं और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड आर्टिकल। याद रखना, ये आर्टिकल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो देखते हैं, मैच करते हैं। देखो, ये क्या दिया है, वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखना, बजट को ही संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से वर्णित किया गया है। क्लियर है? इसमें होता क्या है तो आप सबको पता होगा। बजट में सरकार के आगामी वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय का ब्यौरा होता है। ठीक है? इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा आपको किसमें देखने को मिलता है, बजट में। ठीक, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 112 में देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ए का क्या आ जाता है, 2। क्लियर? ये दोनों में आ रहा है आपका बी और सी में। उसके बाद देखो सेकंड क्या है, धन विधेयक या मनी बिल। धन विधेयक किसे बोला जाता है? धन विधेयक में ध्यान रखना, सरकार के टैक्स, लोन या संचित निधि से धन निकालने संबंधी प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 110 में। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन देखने को मिलेगा। क्लियर है? देख लो, बी का 1 दोनों में दिया है, बी और सी में। उसके बाद है वित्त विधेयक। तो याद रखना, वित्त से संबंधित जितने भी प्रावधान रहेंगे, वित्त विधेयक के अंतर्गत उसको लिया जाता है। ध्यान रखना है आपको कि जो मनी बिल रहता है ना, जो धन विधेयक रहता है, ये भी एक प्रकार का वित्त विधेयक है। ठीक, इसका उल्लेख आपको संविधान के अनुच्छेद 117 में देखने को मिलता है। क्लियर है? दो प्रकार का वित्त विधेयक आपको देखने को मिलेगा, वित्त विधेयक कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो जो कैटेगरी 1 है वो 117 आर्टिकल 117 एक में देखने को मिलता है और कैटेगरी 2 देखने को मिलेगा 117 2 में। ठीक है, इसमें से कैटेगरी 1 धन विधेयक के समान होता है। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद आता है विनियोग विधेयक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है। ठीक, विनियोग विधेयक के माध्यम से ही जो संचित निधि होता है उससे धन निकाला जाता है। ठीक है, इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 114 में। ठीक है, अनुच्छेद 114 में। ठीक, तो देख लेते हैं डी का क्या आ रहा है आपका 4। ठीक, सी का 3। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो या उसी को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कौन सी स्थिति में कर सकता है? देखो कौन कौन सी स्थिति दिया है। एक तो है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल के संबंध में। सेकंड क्या है, सरकारी विधेयक के संबंध में केवल धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है, तो कौन-कौन से कंडीशन में जो एब्सोल्यूट वीटो है इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो जो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विधेयक लाया जाता है, जिसे प्राइवेट मेंबर बिल भी बोला जाता है, इसके संबंध में बिल्कुल प्रयोग किया जा सकता है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, तो एक तो सही है। उसके बाद सेकंड देखो, सरकारी विधेयक या गवर्नमेंट बिल के संबंध में केवल धन विधेयक को छोड़कर, तो ये वाला गलत है, याद रखना। धन विधेयक के संदर्भ में भी प्रयोग किया जा सकता है। सरकारी विधेयक पर धन विधेयक के संबंध में भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन बताया गया है। तो ध्यान देना, देखो कंडीशन क्या है, जब प्राइवेट गवर्नमेंट बिल लाया जाता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट बिल लाया जाता है और दोनों सदन द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसे पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति इस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है केवल एक कंडीशन पर। ठीक है, जब ये दोनों सदन द्वारा पारित करके किसके पास पहुंचा है, राष्ट्रपति के पास, और इसी दौरान राष्ट्रपति अभी उसको स्वीकार नहीं किया है और इस दौरान लोकसभा क्या हो जाती है, सॉरी लोकसभा नहीं, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, मंत्री परिषद है, ये डिसॉल्व हो जाती है, ये भंग हो जाती है। क्लियर है? और जो नया गठित मंत्री परिषद होगा वो इस बिल का समर्थन नहीं करती। उस कंडीशन में ही सरकारी विधेयक पर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्लियर है? तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, केवल एक, ऑप्शन ए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कथन क्या दिया है, पॉकेट वीटो के मामले में राष्ट्रपति ना तो विधेयक को अस्वीकृत करता है, ना स्वीकृत करता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। ठीक है,
उसके बाद देखो इसका कारण क्या बताया है, संविधान में राष्ट्रपति के समक्ष आए विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो देखते हैं कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन तो लगभग सिमिलर रहेगा ही। तो देखो कथन क्या कहा गया है, पॉकेट वीटो के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है, पॉकेट वीटो, इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, संविधान के आर्टिकल 111 में। 3 प्रकार का वीटो राष्ट्रपति लगा सकता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है पॉकेट और थर्ड होता है सस्पेंशन। उनमें से पॉकेट वीटो की बात हो रही है। पॉकेट वीटो के मामले में राष्ट्रपति ना तो विधेयक को अस्वीकृत करता है, ना उसे रिजेक्ट करेगा, ना उसे स्वीकार करेगा और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं लौटाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, जब पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जाता है ना राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल पर, तो वो उसे बस पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, ना तो उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, ना उसे रिजेक्ट करेंगे, केवल अपने पास पकड़ के बैठे रहेंगे। बाद में भविष्य में कभी उसको पारित करना है तो पारित कर सकते हैं या फिर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कथन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, उसके बाद देखो कारण क्या बताया इसका, कारण बताया गया है कि संविधान में राष्ट्रपति के समक्ष आए विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, याद रखना। ठीक है, संविधान में ना जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, तो राष्ट्रपति कितने समय में उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देगा या अस्वीकृति देगा, इसका निर्धारण नहीं किया गया है। कहीं डिफाइन नहीं है कि कितने समय में उसे स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। ठीक है, इसी का प्रयोग करके राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, याद रखना। नहीं तो पॉकेट वीटो शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार के वीटो का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसे वीटो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका कारण भी बिल्कुल करेक्ट है और कथन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश ऑर्डिनेंस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखो कौन कौन सा कथन दिया है। अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया गया अध्यादेश राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है बोला जा रहा है। ठीक है, बी देखो, अध्यादेश केवल संसद के दोनों सदन के 17 अवकाश की अवधि में ही जारी किया जा सकता है। सी देखिए, अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। डी देखो, संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या बताना है हमको, ऑर्डिनेंस के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक, अनुच्छेद आर्टिकल 123 में ही क्या है, ऑर्डिनेंस का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। इसी के माध्यम से राष्ट्रपति क्या जारी करती है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करती है। ठीक, तो यहाँ तक तो ठीक है। के तहत जारी किया गया अध्यादेश राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है बोला जा रहा है, डिस्क्रेशनरी पावर बोला जा रहा है। तो याद रखना ये डिस्क्रेशनरी पावर नहीं होता। अध्यादेश भी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होता है, मंत्री परिषद होता है, इसी के सलाह पर क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो ये वाला तो सही नहीं है, गलत है। उसके बाद बी देखो, अध्यादेश केवल संसद के दोनों सदनों के सत्रावकाश या रिसेस की अवधि में ही जारी किया जा सकता है। तो ये भी क्या है, गलत है। देखो, या तो दोनों सदन का सत्रावकाश हो, रिसेस हो, या दोनों में से कोई एक सदन भी सत्रावकाश की अवधि में है, तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ध्यान रखना, कोई भी विधेयक को पारित करने के लिए ना लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उसको पारित होना आवश्यक है। इसी के बाद राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस पर स्वीकृति दे सकता है और वो कानून बनेगा। तो इनमें से कोई एक सदन भी अगर सत्रावकाश की अवधि में है तो कानून तो बन नहीं सकता। इस केवल दोनों सदन के सत्रावकाश पर नहीं, दोनों में से कोई एक का भी सत्रावकाश है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन सी देखो, अध्यादेश की अधिकतम अवधि मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 माह होती है। देखो इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ, इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है, 6 माह। लेकिन याद रखना ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान में अध्यादेश के लिए कोई भी ड्यूरेशन डिफाइन नहीं है, कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये 6 माह वाला चीज आया कहां से, ये आया है जो सदन का सत्र होता है ना, सदन का सत्र, तो दो सत्रों के मध्य, सदन के दो सत्र के मध्य मैक्सिमम गैप जो होना चाहिए वो होता है 6 माह। ठीक है,
अब देखो यहां से जो अध्यादेश है उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होता है। तो देखो अध्यादेश के लिए कहा गया है कि जब भी अध्यादेश जारी होगा उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा सदन का जो नेक्स्ट सत्र होगा उसमें उस अध्यादेश को रखा जाना आवश्यक है, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस को उस सेशन में रखा जाना आवश्यक होता है। और अगर सदन उस ऑर्डिनेंस पर उस अध्यादेश पर विचार ना करे, ठीक है, अगर उस पर विचार ना करे तो जिस दिन सत्र बुलाया जाएगा उस दिन से 6 सप्ताह बाद वो जो ऑर्डिनेंस है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो लोग ना यही बस देख लेते हैं कि जो 2 सत्रों के मध्य मैक्सिमम गैप कितना रहता है, 6 माह। तो इतने दिनों तक ही मैक्सिमम क्या रहता है, ऑर्डिनेंस प्रभावी रह सकता है और इसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना केवल 6 माह में सप्ताह नहीं होगा। अगर सदन उस पर विचार नहीं कर रहा है, तो 6 माह और 6 सप्ताह तक ये जो ऑर्डिनेंस है, वो चलते रहेगा, उसके बाद सप्ताह होगा। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा? 6 माह, 6 सप्ताह। क्लियर है? अगर अभी भी आपको ये मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करिए। हम इसको अलग से वीडियो बनाकर क्लियर कर देंगे, एग्ज़ाम्पल के साथ, ठीक है? तो आगे देखते हैं। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो एकदम ऑब्वियस है कि ऑप्शन सी के डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा और यही हमारा आंसर होगा। देख सकते हो संविधान संशोधन के लिए, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं होता। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है कथन और कारण वाला। कथन क्या दिया है? भारत में सरकार एवं प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण, पार्लियामेंट्री कंट्रोल प्रायोगिक की तुलना में सैद्धांतिक ज्यादा है, ठीक है ना। थ्योरिटिकल ज्यादा है बोला जा रहा है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। कारण क्या बताया गया है? कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है, ठीक है। तो देखो कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। भारत में सरकार एवं प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण, पार्लियामेंट्री कंट्रोल प्रायोगिक की तुलना में, प्रैक्टिकल की तुलना में सैद्धांतिक ज्यादा है, ठीक है। केवल थ्योरिटिकली कंट्रोल करता है पार्लियामेंट, इस पर, सरकार पर, प्रशासन पर, ठीक है। व्यवहारिक में या प्रैक्टिकली प्रायोगिक तौर पर उसका नियंत्रण नहीं होता। तो देखो जब हम ना आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जो आपका एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। साथ में तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जांपल से समझना चाहो तो देखो जो लेजिस्लेटिव है वो जुडिशरी पर कैसे नियंत्रण करता है, वो महाभियोग के माध्यम से न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकता है। अगर न्यायाधीश गलत काम करने लग जाए, अनियंत्रित हो जाए, ठीक है? इस प्रकार से लेजिस्लेटिव जुडिशरी पर नियंत्रण स्थापित करता है, ठीक है? वैसे ही जुडिशियरी लेजिस्लेटिव पर नियंत्रण स्थापित करता है। देखो, संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है इसके विरुद्ध हो, तो न्यायालय उन कानूनों को समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव पर नियंत्रण स्थापित करती है। वैसी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका का पर या सरकार पर भी नियंत्रण स्थापित करती है। बहुत से ऐसे मामले आप देखोगे जहां पर सरकार के निर्णयों पर रोक लगाती है न्यायपालिका, ठीक है ना। कभी कोई अवैध कब्जा हटाने के लिए घरों को गिराना हो या कोई नियुक्ति हो, प्रमोशन हो, उस पर जुडिशरी आप अक्सर देखते होंगे कि न्यायपालिका हस्तक्षेप करके उस पर रोक लगा देती है। ठीक है? तो ये क्या कर रही है न्यायपालिका? सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। वैसे ही सरकार न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। कैसे? डायरेक्ट नहीं करती। वो लेजिस्लेटिव के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है? जैसे कोई निर्णय है जुडिशरी का जो सरकार को पसंद नहीं है, तो वो भैया लेजिस्लेटिव में जाती है और कोई कानून पारित कर देती है। ठीक है? इस प्रकार से सरकार भी क्या करती है? न्यायपालिका पर नियंत्रण या चेक एंड बैलेंस बना रहता है। वैसे ही जो कार्यपालिका है वो लेजिस्लेटिव पर नियंत्रण स्थापित करती है। कैसे? कि वो क्या करती है कि कभी भी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह देकर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकती है। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से जो सरकार है, जो प्रशासन है, उस पर लेजिस्लेटिव भी नियंत्रण स्थापित करती है और इसके लिए बहुत सी चीजें प्रयोग में लाती है। जैसे आप देखो क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, ठीक है ना, क्वेश्चन आवर होता है। वैसे ही जीरो आवर होता है, ठीक है ना, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव होता है, विश्वास प्रस्ताव होता है, ठीक है ना।
कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्लियर, स्थगन प्रस्ताव होता है जिसके माध्यम से सरकार पर या प्रशासन पर जो संसद है या लेजिस्लेटिव है वो नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भारत है ना, भारत में सरकार एवं प्रशासन पर जो संसदीय नियंत्रण होता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ये केवल क्या है, थ्योरेटिकल, ठीक है ना, सैद्धांतिक है। वास्तविकता में या व्यवहारिक रूप में ये नियंत्रण स्थापित नहीं होता। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना। व्यवहारिक रूप से ना भारत के सरकार पर संसद नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाती। कारण क्या है? तो देखो, कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है, सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है ना। सरकार का गठन ही कैसे होता है? लोकसभा में जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी की क्या बनती है? सरकार बनती है, ठीक है। तो बहुमत प्राप्त दल की ही सरकार बनेगी। तो जो दल को बहुमत प्राप्त है वो राजनीतिक दल क्या अपने ही सरकार पर नियंत्रण स्थापित करेगी क्या वास्तविकता में? अनुदान की मांग, डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित है, पूछा गया है, ठीक है। देखो क्या क्या दिया है, एक तो है नीति कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन। यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है, ठीक है। सुमेलित, क्या सुमेलित है ये बताना है हमको, क्लियर। बी देखो, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, इकोनॉमिक कट मोशन, प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को व्यक्त करता है। सी देखिए, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, टोकन कट मोशन बोला जाता है। यह सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन दिया है, उपरोक्त सभी सुमेलित है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि ये अनुदान की मांग क्या होती है और उसके बाद ये कटौती प्रस्ताव या कट मोशन क्या होता है। तो ध्यान रखना, जब भी सदन में बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, तो ये 6 स्टेप में ना इसको पास करना होता है। 6 चरण होते हैं या 6 स्टेप होते हैं बोल सकते हो। सबसे पहले क्या होता है? बजट प्रस्तुत करना, ठीक है, बजट प्रस्तुत करना। उसके बाद सेकंड क्या होगा? इस पर सामान्य चर्चा, सामान्य चर्चा होती है। फिर आता है समिति अवस्था, ठीक है, अलग-अलग समितियों में, अलग-अलग विभागों की समितियों में जो अनुदान की मांग होती है उस पर चर्चा होता है। फिर आता है मतदान, अनुदान की मांग पर मतदान बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर होती है वोटिंग, कि जो भी डिमांड है, जो भी ग्रांट्स की डिमांड है अलग-अलग विभागों द्वारा, उस पर क्या होता है? लोकसभा में मतदान होता है। इसी दौरान, मतदान के दौरान ही विपक्ष द्वारा क्या किया जाता है? कटौती प्रस्ताव या कट मोशन लाया जाता है। 3 प्रकार के कट मोशन विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। एक तो होता है नीति कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन। ये क्यों लाया जाता है? ये लाया जाता है नीति के प्रति असहमति दर्शाना, ठीक है ना। जिस नीति के लिए बजट में अनुदान की मांग की गई है, जैसे एक एग्जांपल से समझो, महतारी वंदन योजना, इसके लिए मान लो जाए 60 लाख लोगों को 1000 रुपया देने के लिए 600 करोड़ की मांग की गई है बजट में, ठीक है ना। 600 करोड़ की अनुदान की मांग की गई है बजट में। तो अगर विपक्ष को लगता है कि ये नीति ही गलत है, पैसे बांटने की नीति, तो वो क्या करेगा? इस पॉलिसी कट मोशन से ना पूरी धनराशि काट कर केवल 1 रुपये देने का वो करती है, ठीक है ना, प्रस्ताव करती है। क्लियर? इसी को बोला जाता है नीति कटौती प्रस्ताव। तो ये बिल्कुल सुमेलित है, क्लियर। उसके बाद बी देखो, आर्थिक कटौती प्रस्ताव या इकोनॉमिक कट मोशन। इसमें क्या होता है? जो भी प्रस्तावित व्यय बताया जा रहा है किसी चीज के लिए, उसके प्रति उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को व्यक्त करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। देखो, होता क्या है, जैसे एक रोड बनाना है, ठीक है ना, या कहीं पर कोई ब्रिज बनाना है, उसके लिए बहुत बड़ी राशि की मांग कर रही है, ठीक। जैसे महानदी में एक ब्रिज बनाना है, ठीक, उसके लिए मांग की जा रही है 1000 करोड़ की, ठीक है। तो इस मोशन से ना, आर्थिक कटौती प्रस्ताव से या इकोनॉमिक कट मोशन से ये दर्शाया जाता है कि भैया ये राशि ना बहुत बड़ा है, इससे अर्थव्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसको एक्स अमाउंट में क्या करना है? कट करना है। कोई भी अमाउंट हो, कोई निश्चित नहीं है। जैसे 1000 करोड़ को 500 करोड़ दो बोला जाएगा, ठीक है ना। तो कोई निश्चित अमाउंट नहीं रहता, एक निश्चित अमाउंट पे क्या कर दिया जाता है? कट करने के लिए मोशन लाया जाता है, क्लियर। तो ये भी सुमेलित है और ये दोनों सुमेलित है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सुमेलित है। ये भी सुमेलित रहेगा। देख लो ऑप्शन सी में क्या बोला है? सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, टोकन कट मोशन, ये क्या दर्शाता है? यह सरकार की दायित्व से संबंधित है। मतलब वेतन, एक वेतन या पेंशन, ये तो देना ही पड़ेगा सरकार को, इसमें कोई कटौती नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जो सरकार का दायित्व है उस पर कट मोशन लाया जाता है। तो इसमें कितना कट करने की बात की जाती है? ये सांकेतिक होता है। देखो, वास्तविकता में इसमें कोई कट नहीं किया जाता, सांकेतिक होता है। तो इसमें केवल कितना कट किया जाता है? 100 रुपये। 1000 करोड़ की मांग की जा रही है तो उसमें 100 रुपया काट दिया जाएगा, क्लियर। ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, ठीक है। क्यों लाया जाता है मैं बता चुका हूं, क्लियर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सुमेलित है। एक चीज ध्यान रखना, ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होता,
क्योंकि ये सब लाया कहाँ जाएगा? लोकसभा में, और लोकसभा में सरकार के पास बहुमत होता है। अगर ये कटौती प्रस्ताव पारित हो गया तो भैया सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गिलोटिन क्या है? ठीक है, देखो ऑप्शन ए क्या दिया है, बजट के माध्यम से अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट्स पर कटौती प्रस्ताव लाना। ठीक है, अभी जो पढ़े ने प्रीवियस क्वेश्चन में। बी देखो, अनुदान की मांगों पर बिना चर्चा के मतदान, वोट विदाउट डिस्कशन। सी ऑप्शन देखिए, वित्त मंत्री द्वारा बजट पर भाषण। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो गिलोटिन क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गिलोटिन होता क्या है? गिलोटिन होता है अनुदान की मांग पर बिना चर्चा के मतदान करने की गलत प्रथा, वोट विदाउट डिस्कशन। देखो होता क्या है, जो चौथा स्टेप होता है ना बजट पारित करने का, उस पर होता है अनुदान की मांग पर मतदान। ठीक, वोटिंग होती है अनुदान की मांगों पर, जो ग्रांट्स मांगे जाते हैं ना, उस पर होता है मतदान। ठीक है ना, इस पर मतदान होगा या वोटिंग होगी। क्लियर है? और याद रखना, परंपरा, सही परंपरा क्या है? पहले तो जो मांग की जा रही है उस पर क्या हो? चर्चा हो। ठीक है ना, उस पर डिस्कशन होना चाहिए कि भैया क्यों ये मांग की जा रही है, क्या आवश्यकता है इतना ग्रांट देने की, इससे कम में काम हो सकता है क्या, ये सब चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में क्या होनी चाहिए? इस पर वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, और उसे पारित किया जाना चाहिए या उस पर कट मोशन लाया जाना चाहिए। ठीक, ये सब चीज होना चाहिए, ये सही प्रथा होगी। लेकिन ग्रांट्स की मांग इतनी ज्यादा होती है ना और समय इतना कम होता है कि जो लास्ट दिन होता है ना, उस पर जो स्पीकर होता है वो बोलता है कि सभी मांगों को रख दिया जाता है एक साथ, बिना चर्चा के उस पर क्या कर दी जाती है? वोट कर दी जाती है। ठीक है ना, वोट किया जाता है। और इस प्रकार की जो गलत प्रथा है, बिना चर्चा के वोटिंग की प्रथा, उसको बोला जाता है गिलोटिन। ठीक है, तो याद रखना, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की तदर्थ समितियां, एडहॉक कमिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, संसद की स्थायी तदर्थ समिति की बात हो रही है। देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन दिया है, यह स्थायी प्रकृति, परमानेंट इन नेचर की समिति होती है। बी ऑप्शन है, इसका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। सी ऑप्शन है, इसका गठन किसी विशेष प्रायोजन के लिए होता है। डी है, लोक लेखा समिति तदर्थ समिति का ही उदाहरण है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो संसदीय समिति होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्या बोल रहा है, तदर्थ समिति की बात की जा रही है, एडहॉक समिति। देखो संसद में ना दो प्रकार की समिति होती है, एक तो होता है स्थायी समिति और दूसरा होता है तदर्थ समिति, इसी को एडहॉक समिति भी बोला जाता है। ये दो प्रकार की समिति होती है। तो स्थायी समिति नाम से स्पष्ट है, ये कैसा रहेगा? स्थायी प्रकृति का। तो ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है तदर्थ समिति के संदर्भ में कि यह स्थायी प्रकृति का होगा, तो ये गलत है। ठीक है, तदर्थ समिति समय समय पर किसी विशेष मामलों के लिए क्या किया जाता है? गठित किया जाता है। ये कोई स्थायी समिति नहीं होती, ये अस्थायी प्रकृति की होती है। तो पहला तो गलत है। ठीक है, बी देखो, इसका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है ना, एवरी ईयर इसका गठन नहीं होता। ये विशेष प्रायोजन के लिए, जब भी कोई विशेष मामला आए तब क्या किया जा सकता है? इसका गठन किया जाता है। हर वर्ष गठन तो होता है स्थायी समिति का, इसका प्रत्येक वर्ष गठन होगा। ठीक है ना, उसके बाद सी देखो, इसका गठन किसी विशेष प्रायोजन, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही क्या होता है? इसका गठन होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? सही। उसके बाद देखो, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी तदर्थ समिति का ही उदाहरण है, गलत। ये क्या है? ये स्थायी समिति है, याद रखना। पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है वित्त विभाग का। क्लियर है, और ये स्थायी होता है, प्रत्येक वर्ष इसका गठन किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्या क्या कथन कथन दिया है। इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1921 में हुआ था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 11 लोकसभा और 11 राज्यसभा से। थर्ड है, समिति के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। फोर्थ है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिफ्थ है, समिति का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों से ही होता है। सिक्स्थ है, समिति का अध्यक्ष उनके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, देखो पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, किसके बारे में? पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। पहला देखते हैं,
इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1921 में होता है, बिल्कुल सही है। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था ना, इसी के प्रावधानों के अनुसार 1921 में इसका पहली बार गठन हुआ था, तब से अब तक ये भारतीय संसदीय परंपरा में आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्लियर है? उसके बाद देखो, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, 22 सदस्य होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर दिया है ना 11 लोकसभा और 11 राज्यसभा, ये गलत है, ठीक है ना? ये वाला तो इस प्रकार से वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत। 11 लोकसभा और 11 राज्यसभा नहीं होता, 15 सदस्य कहाँ से होंगे? लोकसभा से, और उसके बाद बचे 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। क्लियर है? इसको याद रखना। उसके बाद देखो, समिति के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? समिति के सभी सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और कैसे निर्वाचित होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, ठीक है? एकल हस्तांतरित मत पद्धति, ठीक है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसके माध्यम से क्या होगा? सभी सदस्यों का निर्वाचन होगा। फोर्थ देखो, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्यों का, ध्यान रखना है, ठीक? प्रत्येक वर्ष निर्वाचन होता है, ठीक? 1 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है समिति का, ठीक है? तो ये भी इनकरेक्ट होगा। फिफ्थ देखो, समिति का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों से ही होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो 15 सदस्य लोकसभा के होंगे ना, इन्हीं में से किसी एक को क्या बनाया जाएगा? चेयरमैन बनाया जाता है समिति का, ठीक है? उसके बाद देखो, तो ये तो करेक्ट है फिफ्थ। सिक्स्थ देखो, समिति का अध्यक्ष उनके सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट। जो अध्यक्ष होगा, जो सभापति होगा, चेयरमैन, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है स्पीकर, ठीक है? लोकसभा का स्पीकर इसकी नियुक्ति करता है। और ध्यान रखना, 1967 से 1967 से एक परंपरा, एक प्रथा चली आ रही है कि जो चेयरमैन होगा, जो सभापति होगा, वो हमेशा विपक्ष से होगा, ध्यान रखना, ठीक है? वर्तमान में कौन लोक लेखा समिति के चेयरमैन है? ये आप कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन है करके, ठीक है? इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4 एंड 6, ठीक है? 2, 4 एंड 6, ये ध्यान रखना, ऑप्शन सी। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति, ठीक है? एस्टिमेटेड कमिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। क्लियर है? देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में है, इस समिति के सदस्यों की संख्या 25 होती है। बी ऑप्शन है, इस समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष से होता है। सी है, इस समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हो सकते हैं। और डी ऑप्शन है, कोई भी मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है ना? देखते हैं एक करके कि कौन सा कथन सही है। प्राक्कलन समिति या बोला जाता है एस्टिमेट समिति, किस चीज का एस्टिमेट करता है? जो अनुदान की मांग होती है ना बजट में, उसका एस्टिमेशन करती है, याद रखना, ठीक है? ये होता है एस्टिमेट समिति, नाम से स्पष्ट है, एस्टिमेट करना। क्लियर? उसके बाद देखो क्या क्या ऑप्शन इसके संदर्भ में सही है। तो देखिए, इस समिति के सदस्यों की संख्या 25 होती है, याद रखना ये गलत है। शुरुआत में 1950 में इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25, लेकिन 1956 में इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30 सदस्य हैं इसमें, ठीक है? उसके बाद देखो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट है। बी देखो, इस समिति का अध्यक्ष चेयरपर्सन सामान्यतः विपक्ष से होता है, गलत है, ठीक है ना? ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो चेयरपर्सन होगा वो कहाँ से होगा? सत्ता पक्ष से होता है, ध्यान रखना। विपक्ष से चेयरपर्सन किसमें होता है? जो आपका लोक लेखा समिति होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें विपक्ष का अध्यक्ष बनेगा। क्लियर? इसमें सत्ता पक्ष से ही होता है, तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट। सी ऑप्शन देखो, इस समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसमें केवल ये जो 30 सदस्य होंगे ना, ये पूरे लोकसभा से होंगे, ध्यान रखना। क्योंकि भैया बजट में जो अनुदान की मांग है या बजट से संबंधित चीजें लोकसभा के जिम्मे आती है, तो याद रखना, इसलिए एस्टिमेट करने की जवाबदारी भी किसकी है? लोकसभा की। इसलिए इसमें केवल कहाँ के सदस्य रहेंगे? लोकसभा का, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। देख लो क्या बोला है, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल सही है, कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता, ठीक है? तो इस प्रकार से जो संसद है उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमारे द्वारा कराया जा चुका है, ठीक है? अच्छे से वीडियो देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, और जो भी आपको डाउट है कमेंट करके अवश्य बताइए, हमारे द्वारा एक-एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है? तो अगर वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो। धन्यवाद।